नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आज की बातचीत करें तो हम लोगों ने अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पूरे मौर्य काल को समाप्त करेंगे और मौर्य काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहां का प्रशासन कैसा था, नगर प्रशासन कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहां के समाज के बारे में, वहां के कला के बारे में, और फिर कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द आप लोग सुनते हो जैसे सीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, इस तरीके के शब्द और उनका संबंध किससे मिलता है, हम इसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला हम जो चीज शुरू करेंगे वो ये होगा कि अशोक, सम्राट अशोक 232 ईसा पूर्व में एक्सपायर हो रहे हैं और अशोक की मृत्यु के बाद अशोक के उत्तराधिकारी क्या होते हैं? अशोक के उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठते हैं। और उत्तराधिकारियों में अगर बातचीत करें तो ये देखोगे 232 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 185 ईसा पूर्व तक ये सब बैठते हैं और 50 वर्ष के भीतर विद इन 50 ईयर ये मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो बृहदत्त था। क्या नाम था? बृहदत्त था। बृहदत्त की बातचीत करें तो बृहदत्त की जो हत्या है उसके ही सेनापति, और इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ये सेनापति था। इसी ने क्या की? बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो मतलब 50 वर्ष के भीतर ही भीतर इतना बड़ा साम्राज्य क्या हो गया? विघटित हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अशोक की अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे अशोक की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा मौर्य इंपायर जो है वो आप देखोगे, मौर्य जो साम्राज्य है वो दो हिस्सों में बट गया। मौर्य साम्राज्य कितने हिस्सों में बट गया? दो हिस्सों में बट गया। ये दो हिस्से क्या थे? तो एक तो हिस्सा था जिसको आप क्या कहते हो? पश्चिमी क्षेत्र, और दूसरे को पूर्वी क्षेत्र। एक को आप कहोगे पश्चिमी क्षेत्र और दूसरे को क्या कहोगे? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, पश्चिमी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। क्या? उज्जैनी या उज्जयनी, ऐसे आप करो, उज्जयनी। ठीक, उज्जैनी थी। और पूर्वी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी कॉमन रखी गई, पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी थी। क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो हम कहेंगे इसकी राजधानी आप देखोगे तो पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी, पाटलिपुत्र। ठीक, इतना तो हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर ध्यान से समझो, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में कुणाल तथा संप्रति नामक राजाओं ने शासन किया। इस पर कुणाल ने शासक किया, कुणाल के साथ साथ संप्रति, इन्होंने क्या किया? यहां पर शासन किया। वहीं पूर्वी क्षेत्र के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में यहां पर देखोगे दशरथ जैसे राजा ने, या दशरथ ने यहां पर मुख्यतः शासन किया। अब थोड़ी सी बातचीत हम बैकग्राउंड में चलते हैं और हम पढ़ते हैं सबसे पहले मौर्य काल के बारे में और मौर्य काल की राजनीति और प्रशासन को देखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग बनेगा मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन। मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन। राजनीति और प्रशासन, देखिए सबसे पहली बातचीत करें तो मौर्य काल में अगर हम आपसे बातचीत करें तो सत्ता कैसी थी? सत्ता का केंद्रीकरण था। मतलब सत्ता कैसी थी? तो हम एक लाइन में कहेंगे सत्ता मौर्यकालीन केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब आप देखोगे तो मौर्य साम्राज्य जो है पिरामिड नुमा क्या था? पिरामिड नुमा था। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो था वो राजा होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे ये जो केंद्रीय स्तर, ये जो हमारा पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था, ये प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांतों के बाद अगर हम सबसे नीचे के स्तर की बातचीत करें तो ग्राम स्तर या गांव देखने को मिलते हैं। केंद्रीकृत था और केंद्रीकृत सत्ता होने की वजह से यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का स्रोत कौन था? वो था आपका राजा। और राजा कैसा होता है? तो आप कहोगे निरंकुश।
राजा कैसा होता है? राजा देखने को मिलेगा आपको, निरंकुश राजा यहां का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली राजा के पास में सभी प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक और सैनिक शक्तियां, मतलब राजा के पास में सभी शक्तियां, चाहे वो सैनिक शक्तियां हो, चाहे तो वो प्रशासनिक शक्तियां हो, और चाहे तो वो कैसी हो? प्रशासनिक, चाहे तो वो न्यायिक शक्तियां हो, ये सब की सब शक्तियां क्या थी? राजा के पास में होल्ड थी। राजा ही इसको होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, राजा ही इसको क्या हुआ था? इसको होल्ड करके रखा हुआ था। और राजा कैसा था? तो राजा निरंकुश हमारे यहां से शासन कर रहा था। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो केंद्र के नीचे जब आते हो तो केंद्र के नीचे आपको प्रांत मिलते हैं। केंद्र के नीचे क्या थे? केंद्र के नीचे प्रांत थे। केंद्र के नीचे कौन था? केंद्र के नीचे आप देखते हो तो प्रांत देखने को मिलते हैं। पूरा का पूरा मौर्य इंपायर की बातचीत करें तो ये कितने? 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। तो 5 प्रांत ये कौन कौन थे? जरा देखने का प्रयास करते हैं। 5 प्रांत कौन कौन से? 1 2 3 4 5। पहला प्रांत जो है उसको आप उत्तरापथ कहोगे। उत्तरापथ, उत्तरापथ मतलब ये तक्षशिला वाला जो इलाका है, इसको आप क्या कहोगे? इसको उत्तरापथ कहोगे। दूसरे को आप दक्षिणापथ कहोगे। और दक्षिणापथ के बारे में बातचीत करें तो स्वर्णगिरी वाला जो इलाका है, दक्षिणापथ, ये जो स्वर्णगिरी वाला जो इलाका है उसको आप क्या कहोगे? स्वर्णगिरी। ये आप देखोगे तो ये दक्षिणापथ है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें पश्चिमी क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बातचीत करें तो इसको आप क्या कहोगे? यहां ये जो उज्जैन वाला, उज्जैनी जो उज्जैनी वाला क्षेत्र है उसको आप पश्चिमी। वहीं पर अगली बातचीत करें, अगला जो है वो है पूर्वी क्षेत्र। अगला क्या है? पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो पूर्वी क्षेत्र ये पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका। कौन सा? पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका। और अगली बातचीत करें तो अगला जो है वो क्या है? कलिंग, यानी कि कलिंग के बारे में बातचीत करें तो कलिंग, ये कलिंग कहां पर है? तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे ये जो इलाका है तोसली वाला जो इलाका है, मतलब उड़ीसा, तोसली वाला जो इलाका है उसको आप कलिंग के रूप में ट्रीट करते हो। तो ये जो है सबसे ऊपर केंद्र राजा, और राजाओं के द्वारा, राजा के द्वारा क्या किया गया था? पूरा मौर्य साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांटा गया था। और ये जो था, ये जो प्रांत हैं, प्रांतों का शासन, जो प्रशासन था वो कुमारात्यों के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, यहां गवर्नर के द्वारा शासन होता था, जिसको आप कुमारात्य कहते थे। कुमारामात्य। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है राजा के ही बच्चे जो थे वो क्या होते थे? कुमार या गवर्नर बना दिए जाते। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर राजा के बच्चे नहीं, कुछ अन्य लोग भी यहां पर गवर्नर के रूप में काम करते थे, गवर्नर के रूप में यहां पर काम करते थे। ठीक, इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसके नीचे का जो सेगमेंट है, प्रांतों के नीचे क्या था? तो प्रांतों के नीचे आपका था मंडल। प्रांतों के नीचे क्या था? प्रांतों के नीचे क्या था? प्रांतों के नीचे मंडल होता था। और मंडल का अधिकारी जो होता था, मंडल का अधिकारी कौन होता था? तो मंडल के अधिकारी के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो मंडल का अधिकारी कौन होता था? तो प्रतिष्ठा की देखरेख में मंडल क्या करता था? मंडल का शासन प्रशासन संचालित किया जाता था। प्रतिष्ठा, यहां का अधिकारी कौन था? प्रतिष्ठा की देखरेख में शासन प्रशासन क्या किया जाता था? मंडल का चलाया जाता था। शासन प्रशासन चलाया जाता था। किसकी देखरेख में? तो हम कहेंगे प्रतिष्ठा की देखरेख में मंडल का शासन प्रशासन चलाया जाता था। मंडल के नीचे अगर हम आपसे बातचीत करें तो मंडल के नीचे जो था, मंडल के नीचे जिला प्रशासन था। मंडल के नीचे क्या था? मंडल के नीचे जिला प्रशासन था। और जिला प्रशासन की बातचीत करें तो यहां पर 3 प्रमुख अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? 3 प्रमुख अधिकारी जिला का प्रशासन देखते थे। ये 3 अधिकारी कौन कौन होते थे? एक को समाहर्ता बोलते थे। समाहर्ता कौन होता था? तो समाहर्ता जो होता था वो राजस्व अधिकारी होता था। कौन होता था? राजस्व अधिकारी होता था। वहीं अगली बातचीत करें, दूसरा होता था रज्जुक। रज्जुक क्या होता था? रज्जुक जो होता था वो न्यायिक अधिकारी होता था। रज्जुक कौन होता था? न्यायिक अधिकारी होता था। और अगली बातचीत करें तो अगला होता था युक्त।
अगला कौन होता था? न्यायिक अधिकारी। अगले की बातचीत करें, अगला होता था युक्त। और युक्त कौन होता था? युक्त के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये पुलिस अधिकारी होता था। कौन? पुलिस अधिकारी होता था। पुलिस अधिकारी होता था। ठीक, कौन होता था? पुलिस अधिकारी ये होता था। एक मिनट रुकिएगा, ये कौन होता था? पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, और इसके बाद होता था नगर, मतलब जिला प्रशासन के नीचे अगर हम आपसे बातचीत करें तो कौन इकाई होती थी? जिला प्रशासन के नीचे, जिला प्रशासन के नीचे नगर प्रशासन होता था। नगर प्रशासन, और नगर प्रशासन जो है किसके द्वारा देखा जाता था? वो नागरिक के द्वारा, नागरिक नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। नागरिक नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था, या फिर इसी को महापौर कहते हो। इसी को क्या कहते हो? महापौर नामक अधिकारी के द्वारा इसको देखा जाता था। और इसके नीचे अगर हम आपसे बातचीत करें, ग्राम प्रशासन होता था। और ग्राम प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता था? तो ग्राम प्रशासन जो है वो ग्रामड़ी के द्वारा देखा जाता था। ग्रामड़ी, या इसी को क्या कहते हैं? मुखिया। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामड़ी या मुखी, ग्रामड़ी, या फिर इसी को क्या कहिए? ग्रामड़ी के साथ साथ इसको मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया। इसके द्वारा क्या किया जाता है? गांव का प्रशासन देखा जाता है। तो पूरा का पूरा देखो, सबसे नीचे गांव, गांव के ऊपर जिला, जिला के ऊपर मतलब जिला प्रशासन के ऊपर एक प्रकार से अगर हम कहें तो आप देखोगे मंडल, मंडल के ऊपर क्या होता था? मंडल के ऊपर अगर हम आपसे बातचीत करें प्रांत, प्रांत के ऊपर केंद्र। तो केंद्रीकृत सत्ता थी, और सबसे ऊपर यहां पर कौन बैठता था? इस सत्ता में सबसे ऊपर राजा बैठता था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यहीं पर अगर हम कुछ शब्दों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, यहीं पर अगर हम कुछ शब्दों के बारे में आपसे बातचीत करें तो हम अगला जो शब्द सीखने जा रहे हैं वो शब्द है, सबसे पहले स्थानिक की बात होती थी। किसकी बात कर रहे हैं? स्थानिक की बात कर रहे हैं। स्थानिक क्या होता था? तो जो 800 गांव का समूह होता था, 800 गांव का जो समूह होता था उसको क्या बोलते हैं? उसको स्थानिक कहते थे। दूसरी बातचीत करें, एक होता था द्रोणमुख। द्रोणमुख ये क्या होता था? जो 400 गांव का समूह होता था, 400 गांव का जो समूह होता था उसको द्रोणमुख कहा गया। इसके बाद अगली बातचीत करें तो अगला होता था खारवाटिक। खारवटिक, खारवटिक क्या होता था? तो कहेंगे 200 गांव का समूह, जो 200 गांवों का समूह होता था उसको खारवटिक कहा गया। और अगले के बारे में बातचीत करें तो संग्रहण होता था। संग्रहण कौन होता था? तो हम कहेंगे ये 10 गांव का समूह होता था। और अगले के बारे में बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में, तो अगला सबसे नीचे ग्राम होता था। ये अकेली यूनिट थी। तो गांव के स्तर पर स्थानिक, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण और गांव नामक यूनिट देखने को मिलती है। गांव नामक यूनिट क्या है? देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, जो नगर जो प्रशासन था, ये जो यहां का नगर प्रशासन होता था, मौर्य काल का जो नगर प्रशासन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन, ये अगर हम मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात करें तो ये 30 सदस्यीय 30 मेंबर्स की एक क्या होती थी? एक समिति होती थी। उसके द्वारा क्या होता था? नगर का प्रशासन देखा जाता था। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो मेगास्थनीज कहता है नगर का जो प्रशासन है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की समिति के द्वारा, 30 सदस्यों की समिति के द्वारा देखा जाता था। और अगर हम ये बातचीत करें तो टोटल अगर देखोगे 6 समितियां, इसके मामले में कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। और इन 6 समितियों में से प्रत्येक में कितने सदस्य थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, सदस्य होते थे। अब ये समितियां कौन कौन सी हैं? तो अगर हम इन समितियों के बारे में आपसे बातचीत करें तो इन समितियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी समितियां थी। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक है शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति, और ये शिल्प कला समिति का काम क्या था? तो भैया उद्योग व शिल्प कार्य का निरीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य था। अगली बातचीत करें वैदेशिक समिति। अगली समिति कौन सी थी? वैदेशिक समिति। वैदेशिक समिति।
और वैदेशिक समिति की बातचीत करें तो इसका कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। वही तीसरी की बातचीत करें, तीसरा अगर हम आपसे बातचीत करें, तीसरा है जनसंख्या समिति। कौन सी थी? जनसंख्या समिति। और जनसंख्या समिति का क्या तात्पर्य था? तो जन्म और मरण का विवरण रखना, मतलब इसका काम होता था जन्म और मरण का विवरण रखना। वही अगली बातचीत करें, अगली समिति हमारी कौन सी है? तो अगली समिति आप देखोगे वाणिज्य समिति। अगली जो समिति हो कौन सी है? वाणिज्य समिति। और वाणिज्य समिति की बातचीत करें तो ये क्या करती थी? वाणिज्य समिति व्यापार की देखरेख करती, व्यापार और वाणिज्य पर नजर रखती थी। वहीं अगली समिति के बारे में बातचीत करें तो अगली समिति कौन सी देखने को मिलती है? नेक्स्ट समिति देखने को मिलती है आपकी वस्तु निरीक्षण समिति। वस्तु निरीक्षण समिति, वस्तु निरीक्षण समिति। इसका काम क्या था? निर्मित वस्तुओं का जांच करना, ठीक है। और सबसे अंत की बातचीत करें, अंतिम जो थी उसको कहते हैं कर संपत्ति, कर समिति। कर समिति का काम क्या था? बिक्री कर और चुंगी कर वसूलना, बिक्री कर और चुंगी कर वसूलना इसका काम था। तो नगर मौर्यकालीन नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा देखा जाता था। समितियों कौन है? शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षण समिति और कर समिति के रूप में ट्रीट करते हो। तो ये प्रशासन की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? प्रशासन की बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे बातचीत करते हैं और आगे पढ़ते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, देखिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करें तो मौर्य काल में अगर आप देखोगे क्या है? कृषि का कार्य किया जाएगा, कृषि के साथ साथ उद्योग भी होंगे और उधारी का भी काम देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी काम देखने को मिलेगा। तो 4 हिस्सों में आप क्या कर सकते हो? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को बांटकर पढ़ सकते हो। पहला तो कृषि, कृषि खेती-पाती करने का काम, खेती-पाती तो होगी भाई, अनाज कैसे मिलेगा? इसके साथ साथ दूसरी अगर हम आपसे बातचीत करें, उद्योग, उद्योग की बातचीत करें तो यहां पर जैसे खान वाला है, शराब वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, जंगल है, नमक है, मतलब इसमें अगर कहें तो खान है मतलब खनन, नमक, शराब और जंगल के जो उत्पाद हैं, जंगल वाला जो उत्पाद है, ये सब उद्योग देखने को मिलते हैं। जंगल के उत्पाद के संबंध में उद्योग देखने को मिलते हैं और इन पर क्या है? केंद्र का नियंत्रण था। वहीं अगर कृषि की बातचीत करें तो राज्य की देखरेख में सीताध्यक्षों के द्वारा, मतलब राज्य की जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोलते थे, और इस सीता भूमि पर कौन खेती करता था? सीताध्यक्ष के द्वारा, सीताध्यक्ष के द्वारा खेती कराई जाती थी, मतलब सीताध्यक्ष के द्वारा इस जमीन की देखरेख करी जाती थी। अगला था श्रेणी के बारे में। श्रेणी के बारे में मतलब ऋण वगैरह के संबंध में इस समय ब्याज दर जो थी वो बहुत उच्च थी, ब्याज दर बहुत ज्यादा थी। और सबसे अंत में व्यापार वाणिज्य का काम क्या होगा? व्यापार वाणिज्य का काम चलेगा। तो अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें अपनी फल फूल रही थी, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी। बस श्रेणी के संबंध में बातचीत करें, ब्याज दर जो थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती, ठीक है। अगली बातचीत करते हैं मौर्यकालीन समाज। अगला जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन समाज की बात करें तो मौर्यकालीन समाज देखोगे तो भैया व्यवस्था की बातचीत करें तो मौर्यकालीन समाज को आप 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हो। हालांकि मेगास्थनीज ने यह बताता है कि भारत में 7 प्रकार के लोग रहते हैं, 7 वर्णों के लोग रहते हैं। देखो दास प्रथा थी, दास प्रथा हमारे देश में थी। ये कौन बता रहा है? ये अर्थशास्त्र का जो मतलब चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसी में देखने को मिलता है कि भैया ये अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है कि भारत में दास प्रथा थी मौर्य काल। दूसरा, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था भी थी, और वर्ण व्यवस्था के बारे में बातचीत करें तो पूर्व की भांति थी। जैसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ये अगर हम कहें तो हम कहें पूर्व की भांति क्या थी? पूर्व की भांति वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती, पूर्व की भांति वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें स्त्रियों की स्थिति के बारे में बातचीत करें, स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती। स्त्रियों की स्थिति में क्या हो रही? गिरावट। क्यों?
वैदिक काल के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद लेटर वैदिक काल और ऑनवर्ड आप देखोगे महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगी। और फिर अगर हम अगली बातचीत करें तो अगला जो है मेगस्थनीज कहता है। और मेगस्थनीज क्या कहता है? मेगस्थनीज के अनुसार भारत में क्या देखने को मिलता है? मेगस्थनीज के अनुसार, एक लाइन यहां से खत्म और नया पॉइंट कर लेंगे। मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार भारत का समाज या भारत में या भारत का समाज 7 वर्गों में, समाज 7 वर्गों में या वर्गों में बटा था। हालांकि वो इसकी पुष्टि कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसने जिस तरीके के लोग देखे उनको वर्गों में बांटकर रख दिया, जो सही प्रतीत होता नहीं, क्योंकि वो आया था कहां से? मेगस्थनीज के बारे में बातचीत करें। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी। तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त के टाइम पर जब क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो भेजता है, मतलब मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है, बताया है, हमने भी बताया है ना। तो यहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक, इसके आगे अगर हम आपसे बातचीत करें मौर्य काल के संबंध में कला के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें, मौर्यकालीन कला, तो अगला जो हेडिंग है वो मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, देखिए मौर्यकालीन कला के बारे में बातचीत करें। कला के रिस्पेक्ट में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप लोग देखते हो सबसे पहला लकड़ी का महल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो पहला हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजप्रसाद, लकड़ी का महल। खुदाई में हमको इसके साक्ष्य मिले हैं, खुदाई में हमको इसके साक्ष्य देखने को मिले। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्तूप। क्या है? स्तूप। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, निर्माण कराया, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और स्तूपों में ही अगर हम आपसे बातचीत करें तो स्तूपों के ही कुछ भाग हैं। स्तूप में अगर हम आपसे बातचीत करें तो स्तूपों में कुछ भाग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें तो स्तूपों में एक होता है प्रदक्षिणा पथ, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। तो मंदिर के हम लोग क्या करते हैं, जहां पर गर्भगृह होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो बौद्ध स्तूप होते थे वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। दूसरी बातचीत करें, दूसरा जो है वेदिका। वेदिका क्या होती थी? तो वेदिका स्तूप को चारों ओर से घेरने का काम करती थी। मतलब स्तूप के चारों ओर जो निर्मित दीवार थी, स्तूप के चारों ओर निर्मित दीवार, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेदिका, सुरक्षा दृष्टिकोण से। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, तीसरा है अंड। अंड क्या होता था? चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की जो आकृति होती थी, चबूतरे के ऊपर, चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की जो आकृति थी, उल्टे कटोरे की आकृति, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल सा कहेंगे अंड है। ठीक, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला हर्मिका। हर्मिका क्या होता था? ये हर्मिका की बातचीत करें तो हम कहेंगे अंड के चपटे सिरे पर, अंड के चपटे सिरे पर, चपटे सिरे पर रखा धातु पत्र, धातु पत्र, ये क्या होता था? इसको हम बोलते क्या थे? हर्मिका। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, पांचवा जो स्तूप का पॉइंट होता था वो होता था यष्टि। क्या होता था? यष्टि। ये क्या होता था? हर्मिका के बीच में निर्मित, जो हर्मिका के बीच में निर्मित यष्टि होती थी। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें
छठे नंबर के बारे में बातचीत करें, छठा पॉइंट क्या था? छत्र होता था। छत्र क्या है? तो हम कहेंगे यष्टि के ऊपरी सिरे पर लगाया जाता था। यष्टि के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर लगाया जाता था, लगाया जाता था। और सबसे लास्ट की बातचीत करें, सातवां है हमारा मेधी। सातवां क्या है? तो सातवां है आपका मेधी। सातवां क्या है? मेधी। ये क्या है? तो हम कहेंगे भैया चबूतरा जिस पर स्तूप बनाया जाता था। चबूतरा, चबूतरा जिस पर स्तूप बनाया जाता था, बनाया जाता था। तो ये क्या है? ये स्तूप के अंदर या स्तूप के बाहर जो निर्मित आकृतियां थी, जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता हर्मिका क्या होती, तो कहोगे भैया अंड के चपटे सिरे पर जो धातु पत्र या धातु कलश रखा जाता है उसको हर्मिका बोलते हैं। समझे? ये आपका क्या था? स्तूप। और अकबर ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें तो अगला जो है वो है भैया गुफा कला। गुफा कला, गुफा कला के बारे में आप क्या जानते हो? तो गुफा कला में कहेंगे बराबर और बराबर की पहाड़ी, और उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो बराबर की पहाड़ी के साथ साथ आप देखोगे नागार्जुन पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर और नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन पहाड़ी पर क्या किया गया? गुफा का निर्माण कराया गया। और इनको दशरथ नामक राजा के द्वारा कुछ इनमें से आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई, कुछ बौद्धों को दान में दी गई थी। कुछ किसको दान में दी गई थी? बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें आजीवकों को दान में दी गई थी, और कुछ किसको? कुछ बेसिकली बौद्धों को दान में दी गई थी। ठीक है, अगली बातचीत करें, अगला जो है वो है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, यक्षिणी की प्रतिमाएं ये भी देखने को मिलती हैं। कला के संबंध में यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी बनती थी। और अगले की बातचीत करें तो नेक्स्ट हमारा है मृंड मूर्तियां। अगला जो है वो मृंड मूर्तियां ये देखने को मिलती। और सबसे फेमस जो चीज है वो है मौर्य काल में सबसे अच्छी जो कला देखने को मिलती है वो है स्तूप की। किसकी? स्तूप की। स्तूप के बारे में कहें तो स्तूप कुछ इस तरीके के आकृति में बने होते थे, जो नीचे से ऊपर जाते समय क्या होते जाते थे? सकरे होते जा रहे थे। देखो सकरे हो रहे हैं ना, ये वाला जो सेगमेंट था इसको यष्टि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको यष्टि कहते हैं। यष्टि के ऊपर अगर आप देखो तो यहां पर उल्टा कटोरा नुमा आकृति होती थी, उल्टा कमल के तरीके से क्या होती थी? एक आकृति बनी होती थी। ये देखो कुछ ऐसे कमल के नुमा क्या होती थी? आकृति बनी होती थी, कमल की पंखुड़ी के नुमा। ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या नाम देते थे? इसको हम कहते थे कमल। कमल के ऊपर बातचीत करें तो एक चक्र होता था, चक्र बना होता था, जिसको हम क्या कहते? पीठिका बोलते थे। क्या बोलते? इसको पीठिका का नाम दिया गया। और इसके ऊपर आपका एक जानवर बना होता था, इसके ऊपर जानवर की मूर्ति या जानवर की आकृति इसके ऊपर बनी होती थी। और जानवर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो जानवरों की जब हम आपसे बात करते हैं तो जानवर आप देखते हो स्तूपों पर जो जानवर थे वो शेर देखने को मिला है, शेर की आकृति। इसके साथ साथ सांड या बैल कह दीजिए, बैल की आकृति। इसके साथ साथ आप देखोगे हाथी की आकृति, और हाथी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है? घोड़े की आकृति भी क्या देखने को मिलेगी। मतलब ये जो जानवर की आकृति यहां पर बनी होती थी वो कौन हो सकता था? शेर की भी, बैल की भी, हाथी की भी और घोड़े की भी। और ये चारों के चारों जानवर आप सबने पढ़ा है कि ये किसके जन्म से संबंधित है? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित देखने को मिलेंगे। किसके जन्म से? महात्मा बुद्ध के जन्म से ये संबंधित मिलते हैं। अशोक का ये जो स्तंभ होता था एकास्म होता था, ये कहीं काटा, ये कहीं से जोड़ा गया नहीं है, पूरा का पूरा एक एकास्म पत्थर होता था। ये क्या होता था? एकास्म पत्थर होता था, कहीं से कटा फटा जोड़ा गया नहीं था, एकास्म पत्थर पर इसका निर्माण किया गया। और जैसे आप देखते हो सारनाथ और सांची के स्तूप में, कहां के? सारनाथ और सांची के स्तूप में 4 जानवर देखने को मिले हैं, और ये चारों जानवर क्या हैं? शेर, बैल, हाथी और घोड़ा देखने को मिले। ठीक है, ठीक है।
बाकी अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो कहीं पर एक जानवर, कहीं पर ये वाला सेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन हमने कुछ जानकारी ली। अब हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, और शब्दों के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो मौर्यकाल में विभिन्न विभाग, मौर्यकाल के विभाग और उनके अध्यक्ष, यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता शब्दावली में, जैसे राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, और जो सीता भूमि की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? सीताध्यक्ष। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अब विभाग और उनके अध्यक्ष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है, हमने कहा विभाग की बातचीत करें तो कृषि का जो पर्यवेक्षण करने का कार्य था, कृषि का पर्यवेक्षण कौन करता था? तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे कृषि का पर्यवेक्षण जो है सीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? सीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। कौन करता था? सीताध्यक्ष। दूसरी बातचीत करें, दूसरा जो है वो है, हम कहेंगे बाट एवं माप अधीक्षक। बाट एवं माप अधीक्षक, ये कौन होता था? बाट एवं माप अधीक्षक को पौतवाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? पौतवाध्यक्ष कहते थे। पौतवाध्यक्ष कहते थे। ठीक, अगली की बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। तीसरा, भैया केंद्रों में निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने के लिए विभिन्न जो केंद्र होते थे, औद्योगिक केंद्र होते थे, केंद्रों में निर्मित वस्तुओं की देखरेख करने के लिए, वस्तुओं की देखरेख के लिए कौन होता था? केंद्र में निर्मित वस्तुओं की देखरेख के लिए आप देखोगे तो लोहाध्यक्ष होता था। कौन होता था? लोहाध्यक्ष। इसको दूसरा नाम भी देखने को मिलता है। दूसरा नाम क्या मिलता है? सौवर्णिका। सौवर्णिका देखने को मिलता है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला जो होता था वो कौन होता था? जहाजों का अधीक्षक जो होता था उसको नवाध्यक्ष कहते थे। जहाजों का अधीक्षक होता था जो, उसको क्या बोलते थे? अधीक्षक। उसको नवाध्यक्ष बोलते थे। नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें, अगला कौन होता था? 5 नंबर की बातचीत करें, अगला खाद्यान्न विभाग का जो प्रमुख होता था, खाद्यान्न विभाग का जो प्रमुख होता था उसको अन्नपाल कहा जाता था। उसको क्या कहते थे? अन्नपाल की संज्ञा दी गई थी। अन्नपाल की संज्ञा दी गई थी। अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, छठे के बारे में कहें तो नगर सुरक्षा जो प्रमुख होता था, नगर सुरक्षा जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया? उसको नायक कहा गया। उसको क्या कहा गया? नायक कहा गया। अगली बातचीत करें 6 के बाद 7वें नंबर के बारे में, तो कहेंगे उद्योगों और कारखानों का जो प्रमुख होता था, उद्योगों और कारखानों का प्रमुख और कारखानों का प्रमुख, कारखानों का प्रमुख, ये कौन होता था? तो हम कहेंगे कारमांतिक होता था। कारमांतिक होता था। कौन होता था? कारमांतिक उद्योगों और कारखानों का प्रमुख होता था। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें 8वें नंबर की, तो हम कहेंगे स्वर्ण विभाग का जो अधिकारी होता था उसको स्वर्णाध्यक्ष कहा जाता था। स्वर्ण विभाग का अधिकारी, उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्वर्णाध्यक्ष बोलते हैं। स्वर्णाध्यक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला जो है 9 नंबर की बातचीत करें तो हम कहेंगे जेल की देखभाल करने वाला, कारागार की देखभाल करने वाला, देखभाल का अधिकारी कौन होता था? तो हम कहेंगे भैया इसको बंधन नगराध्यक्ष बोलते थे। बंधन नगराध्यक्ष बोलते थे। बंधन नगराध्यक्ष बोलते थे। अगली बातचीत करें नेक्स्ट 10 नंबर के बारे में कहें, अगला व्यापार वाणिज्य का जो प्रभारी था, व्यापार वाणिज्य का जो प्रभारी था उसको क्या कहते हैं? उसको पन्याध्यक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? पन्याध्यक्ष बोलते हैं। व्यापार वाणिज्य का जो प्रभारी था उसको पन्याध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें अगला 11 नंबर के बारे में, पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा गया। पुलिस अधिकारी को क्या कहा गया?
पुलिस अधिकारी को दंडपाल की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला है 12 नंबर के बारे में। शाही किले का जो मुखिया होता था या शाही किले का जो अधिकारी होता था उसे दुर्गपाल कहा गया। शाही किले का अधिकारी, इसको क्या कहा गया? इसको दुर्गपाल कहा गया, दुर्गपाल कहा गया। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला जो है वो क्या है? 12 के बाद 13 नंबर कहेंगे खनन पदाधिकारी जो होता था उसको अकराध्यक्ष कहते थे। खनन पदाधिकारी जो होता था उसको क्या कहते थे? उसको अकाराध्यक्ष कहते थे। अकाराध्यक्ष बोलते थे। ठीक है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के हथियारों का उत्पादन और रखरखाव करने वाले अधिकारी को विभिन्न प्रकार के हथियारों और उनका रखरखाव करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? इसको हम कहते थे आयुध नगराध्यक्ष। आयुध नगराध्यक्ष कहते थे। आयुध नगराध्यक्ष कहते थे। और हम अगली बातचीत करें तो अगला जो होता था उसको हम क्या कहते थे? वन अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहते थे। वन अधिकारी को क्या कहा जाता था? वन अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहा जाता था। कुप्याध्यक्ष कहा जाता था। और अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में तो कुप्याध्यक्ष के बाद है हमारा टोल संग्रहकर्ता को शुल्काध्यक्ष कहते थे। टोल संग्रहकर्ता को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे। शुल्काध्यक्ष कहते थे। तो ये आपके कुछ अधिकारी के बारे में हमने जानकारी ली। तो ये जो सेगमेंट है इसमें हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में डिटेल में क्लास कर ली है। ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए हमारे अनुसार मोर देन सफिशिएंट है। और जो कुछ चीजें बची होंगी वो हम इसका जब प्रैक्टिस कराएंगे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, ये सब जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हम वहां पर करा देंगे। ठीक है। तो आप सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है ना, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? कमेंट करके, आप सब लोग कमेंट जरूर करके बताया किया करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है GS बाई सुधांशु सर। ये हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल। इसको जुड़कर क्या फायदा मिलेगा? इसको जुड़कर फायदा ये मिलेगा कि आपको वीडियो क्लास का जो वीडियो लिंक होता है वो आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है और क्लास की PDF भी यहाँ पर शेयर कर दी जाती है। ठीक है। तो आज का जो सेगमेंट था वो इतना ही था। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। आज का सेशन यहीं तक है। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।